नमस्कार। अवाम की आवाज़ के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, एक कवि हैं, वो ये कहते हैं कि ये जीवन उनका ही सार्थक, जो स्वप्न बुने, जो स्वप्न रचें, पलकों पर स्वप्न लिए सोएं, हर प्रात स्वप्न के संग जगें। यानी कि कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो व्यक्ति जीवन में सपने देखता है और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करता है, कर्म करता है, निश्चित रूप से ऐसे ही व्यक्ति का जीवन जब पूरा होता है, लगभग वो अपने उत्तरार्ध की ओर बढ़ रहा होता है, तो वो एक इंस्पिरेशन होता है बहुत से युवाओं के लिए। अवाम की आवाज़ में हम आपको ऐसी ही शख्सियतों से मिलाते रहे हैं और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात अवाम की आवाज़ में करवाने जा रहे हैं, जिनसे अगले 40 मिनट तक हम बात करेंगे दिलचस्प विषयों पर, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे। 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 35 वर्षों तक विभिन्न महत्वपूर्ण ओहदों पर काम करने के बाद वो इस समय प्रसार भारती के चेयरमैन हैं। तालियों के साथ स्वागत करिए श्री नवनीत कुमार सहगल जी का, जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के और इस समय अवाम की आवाज़ में हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा कि आप बुला के बात करेंगे कि मैं भी किसी को प्रेरणा दे सकता हूँ। मेरे लिए तो ये बड़ी प्रेरणादायक चीज़ है मेरे लिए भी। अच्छा, आपके बचपन से हम शुरुआत करना चाहेंगे। इस प्रोग्राम का दस्तूर है कि हम अपने मेहमान से पहले फ्लैशबैक में उनको ले जाते हैं, उनसे बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, उनके फेवरेट टीचर्स के बारे में, उनके पसंदीदा विषयों के बारे में, उनकी हॉबीज़ के बारे में, उनकी शैतानियों के बारे में और कैसे वो धीरे धीरे राह पर आए, इसके बारे में बात करते हैं। तो हम चाहेंगे आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में सर जाएँ, ज़िंदगी को रिवाइंड करें और अपने बचपन के दिन हमसे आप साझा करें। पिताजी हमारे जो थे वो हरियाणा सरकार की नौकरी, क्योंकि पहले पंजाब में थे, तो पंजाब जब 3 राज्यों में विभाजित हुआ तो उन्होंने जो है वो हरियाणा उसका ऑप्शन लिया, क्योंकि उनको अपने जो जॉब थी उनकी उसमें प्रमोशन ज़्यादा दिख रहे होंगे, तो उन्होंने हरियाणा लिया। तो हम लोग, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई हरियाणा में हुई है और जो मतलब पैदाइश है वो मेरी अबोहर पंजाब की है, लेकिन हमने बचपन से ही, मैं शुरू में अम्बाला में पढ़ता रहा और आप जैसे आप लोगों की तरह मैं भी जो है वो 5 पैसे वाले टाट वाले स्कूल से हमने पढ़ना शुरू किया। प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल था हमारा, उसमें 5वीं तक वहाँ पर पढ़ाई की थी। उसके बाद एक गवर्नमेंट का ही एक गर्ल्स का सेकेंडरी स्कूल था जिसमें बॉयज़ को 8वीं तक पढ़ाते थे, तो वो नज़दीक था तो उसमें एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मॉडल स्कूल में गए, एक अम्बाला सिटी में एक मॉडल स्कूल था, उसमें गए। वो प्राइवेट स्कूल था, मॉडल स्कूल था, अच्छा स्कूल था वो, तो वहाँ गए। तो जैसे होता है रूटीन बिजनेस, एक आपका बचपन उसी समय का था, शाम को अपना खेलते थे। स्कूल में भी हम लोग भी शरारत करते थे, जो है बाकी बच्चों की तरह। हमारे टीचर्स के नाम रखे रहते थे और जो है वो ये ज़रूर था कि वो, मैं स्कूल का क्लास का मॉनिटर होता था, तो वो मास्टर जी मुझे जो है वो नीम के पेड़ की टहनी तोड़ के लाने को हर समय बोला करते थे, क्योंकि उसके वो सबके, उनकी जो बच्चे काम नहीं करते थे उनकी पिटाई भी होती थी। हाँ, उनकी पिटाई भी होती थी, मुर्गे वुर्गे बनाए जाते थे। तो वो समय था। तो फिर जो है वो 9वीं क्लास में मुझे वो एक मॉडल स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, उसमें एडमिशन लिया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, 9वीं क्लास में वो फिर फादर का ट्रांसफ़र हो गया, तो हम लोग भिवानी चले गए। अच्छा जी। तो फिर मैंने 10वीं के बाद की मेरी जो पढ़ाई है वो भिवानी में हुई। भिवानी में एक वैश्य हायर सेकेंडरी स्कूल था, वो भी प्राइवेट स्कूल था, तो वहाँ पढ़ाई। जब मैं इधर था तो मैं बास्केटबॉल की टीम में था स्कूल की। वो आपको देख के लगता है सर कि आप बास्केटबॉल तो ज़रूर ही खेलते तो हमारा स्कूल जो है वो स्टेट चैम्पियन भी हुआ था तब की बात। और उसके बाद फिर जब मैं गया वहाँ पे भिवानी में, तो वहाँ बास्केटबॉल नहीं था स्कूल में, तो बास्केटबॉल नहीं था तो फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो ऐसे क्रिकेट के साथ जुड़े और
कॉलेज भी वहीं से हुआ, कॉलेज का प्री यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये सब वहाँ से हुआ। उसके बाद फादर का फिर ट्रांसफ़र हो गया तो हम लोग कुरुक्षेत्र में आ गए। तो कुरुक्षेत्र में फिर मैंने जो फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का वो किया, और ग्रेजुएशन के बाद ये लगा कि अब क्या करना है। तो मैंने ऐसे ही अखबार में एक विज्ञापन देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम के लिए उन्होंने फॉर्म भरने का एक नोटिस निकाला हुआ। तो ग्रेजुएशन सर आपका क्या विषय था? कॉमर्स था जी। बीकॉम जी। तो जब मैंने वो एडवर्टीज़मेंट देखा तो मुझे लगा कि यार ये करना चाहिए इसको। तो मैंने वो चिट्ठी भेज दी वहाँ पे। तो उन्होंने इतना सारा फॉर्म्स का पुलिंदा भेजा मुझे। उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उसमें कहीं ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी देना होता था। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो जैसे क्या बोलते हैं, जैसे कुदरत चीज़ें अपने आप सेट करती है, मदद करती है। तो उसमें हमारे पिताजी का तबादला चंडीगढ़ हो गया। अब कुरुक्षेत्र में तो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिलता ना, क्योंकि उसमें सीए में एक ये है कि आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। हाँ, आपको 3 वर्ष की आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो वो 3 वर्ष की आर्टिकलशिप कैसे करें क्या करें मैं तो जानता नहीं था। हमारे पिताजी तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, सीए वीए से कभी कोई पाला नहीं पड़ा। तो परिवार में भी कोई नहीं था उसमें स्ट्रीम में। लेकिन सीए तो बहुत कठिन होता है, मतलब अकाउंट्स वगैरह उसमें, और सीए इंटर सीए फाइनल। तो आपने मिनिमम समय में किया या बीच में फेल हुए? नहीं हुए सर? नहीं फेल हुए एक बार। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसका क्या होता है कि आपको, हमारे वहाँ 1984 में पंजाब में बहुत प्रॉब्लम हुई, दंगे हो गए, ये कर्फ्यू लगा रहता था। हम चंडीगढ़ में रहते थे, तो उस कर्फ्यू के चक्कर में जा नहीं पाते थे। तो वो पढ़ाई बहुत प्रभावित हुई। और क्या हुआ कि इतनी हालात ख़राब थे कि हमारा जो एग्ज़ाम का सेंटर है वो भी दिल्ली बना। अच्छा जी। चंडीगढ़ में सेंटर ही नहीं बना। तो वो सारा डिसलोकेशन हो गया, एग्ज़ाम में दिल्ली जाना पड़ा। किसी के घर पे रह के वहाँ तैयारी की, एग्ज़ाम दिया। तो वो तैयारी हो नहीं पाई उस बार, वो पहला मौका था। तो ऐसा क्या होता है कि उसमें आपको ग्रुप्स हैं, उसमें 2 ग्रुप होते हैं इंटरमीडिएट में। आप बारी बारी से भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते और एक साथ भी दे सकते हैं। आपको 2 जो मिनिमम में 2 मौके मिलते हैं। तो पहला मौका छूट गया था, तो फिर नेक्स्ट टाइम तैयारी करके दोनों एक ही बार में पास किए। फिर दोनों एक बार में पास? हाँ, दोनों एक बार में पास किए। तो उस समय क्या था कि जो आप 1.5 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर अगर आप इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको मौका देता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो सभी को नहीं मिलती, लेकिन अगर इस समय के अंदर करें तो फिर मुझे याद है मैंने अपनी पहली जो है वो नौकरी शुरू की। एक तरह से वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग थी, लेकिन थी वो नौकरी। एक कंपनी थी वहाँ पे, एक प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी थी वो, पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो उसमें मुझे अकाउंटेंट का काम उन्होंने शुरू किया। तो मैंने एज एन अकाउंटेंट 850 रुपये की तनख्वाह वो देते थे। किस वर्ष की बात है सर? ये 1985-86 की बात, 86 की बात। 850 रुपये भी तो बहुत होते होंगे। खर्च नहीं हो पाते? नहीं। हाँ। कैसे खर्च करते? हाँ, कैसे, मतलब 850 रुपये? 850 रुपये वो मेरे पास तब घर वालों ने एक स्कूटर लेके दे दिया था ऑफिस जाने के लिए जी। तो स्कूटर के तेल में खर्च होते थे या कुछ ऐसे चाय पानी में खर्च हो जाते थे। तो वो एक नया अनुभव था कि पहली बार जो है वो एक जॉब आपने टेकअप की। लेकिन इससे पहले भी मैं, हमारे दर्शक भी हैं, बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में, जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता। कोई भी काम छोटा नहीं है। किसी भी काम से कभी, किसी काम को कभी इस हिकारत की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि ये काम छोटा है, मैं नहीं कर सकता, या ये काम ऐसा है, कभी नहीं। क्योंकि मुझे याद है हम लोग, जब मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में था, जब कर रहा था, तो जो बीच का पीरियड होता था तो उस समय हम लोग, मैंने एज ए लेबरर भी काम किया, एज ए मजदूरी भी की हमने। नॉट उस टाइप की मजदूरी, बट हमारी ड्यूटी होती थी वन विभाग में
कि नहर के किनारे कोई पेड़ ना काटे, उसकी रखवाली करो। अच्छा तो मैं साइकिल से रोज़ जाता था अच्छा। और जो है एक चक्कर लगाता रहता था वहाँ पे। वो कहीं मैं सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चक्कर लगाता रहता था कि कोई पेड़ ना काटे। ये किस करिकुलम का हिस्सा था? नहीं तो ऐसी अच्छा। कैरिकुलम नहीं था ये तो। अच्छा ये तो मैं जनरली बोल रहा हूँ कि छुट्टियाँ थी तो उस दौरान अच्छा, हमने ये आपने काम वन विभाग के साथ एसोसिएट होकर काम किया, काम सीखा, बड़ी बात है जी। तो ये उस समय तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब अकाउंटेंट का भी काम मुझे करने को मिला तो मैंने उसको एज ए सीख लिया कि मैं सीखूं, क्योंकि जब तक आप कोई काम करोगे नहीं जी आपको उसकी सीख नहीं आएगी, आप उसको सीख नहीं पाओगे कि कैसे वो काम करते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट जो है मैंने वहाँ पे लगभग 1.25 साल काम किया और साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी की, और फिर एक अटैम्प्ट में ही मैंने पूरा फाइनल एग्ज़ाम भी एक ही अटैम्प्ट में क्लियर कर अच्छा दिया। जी जी। तब उस समय ये था कि इसके साथ साथ जब मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी शुरू कर दिया था, तो कंपनी सेक्रेटरी के भी एग्ज़ाम साथ साथ पास हो गए। तो फिर उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, एक 6 महीने की ट्रेनिंग, जी उसकी भी करी मैंने। एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जो प्रैक्टिस करते हैं उनके पास करनी होती है, तो वो करी। तो 86 में वो सीए पास किया फाइनली, और 87 में कंपनी सेक्रेटरी पास कर लिया पूरा। हाँ। अच्छा तो 86 से जब मैंने सीए पास किया तो मैं कुछ प्रैक्टिस करने लगा। मेरे काफ़ी क्लाइंट हो गए। देश में पहली बार ये जो आप देखते हैं कोक आता है, वो कैन इंडिया में बनने शुरू हुए पहली बार। अच्छा तो वो फैक्ट्री का मैं कंसल्टेंट था, वो उस फैक्ट्री को लगाने में हम लोगों ने काफ़ी। दूसरा ये दूध जो पैक होके आता है, पहले नहीं आता था, पहले बोतलों में आता था, आपको याद होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो टेट्रा पैक वो टेट्रा पैक नहीं होता, ये को एक्सट्रूडेड पॉलीप्रोपिलीन की पीपी पाइप होती है, वो थैलियाँ बनती हैं। 3 लेयर 2 लेयर आपको ऐसे लगता होगा कि एक ही है, लेकिन उसमें 2 से 3 से 5 लेयर तक होती हैं। और पतले पतले प्लास्टिक की लेयर होती हैं जिनको आपस में चिपकाया जाता है। तो वो उसकी जो है वो यूनिट का लगाने में हम लोग कंसल्टेंट थे। तो उस समय ये साथ साथ जब 87 में हो गया तो मैंने लगा कि यार ये जो है ये जहाँ भी जिस भी बिजनेस के लिए भी जाओ तो एक आईएएस अधिकारी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना आईएएस बन जाओ। हाँ तो यार ये क्या है, इसको भी ट्राई किया जाए जी। तो अब दर्शकों को मैं बता दूं, आज अवाम की आवाज़ में मित्रों हम बात कर रहे हैं श्री नवनीत कुमार सहगल जी से, जो 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे, 35 वर्षों तक प्रशासनिक सेवाओं में रहे और सेवानिवृत्त होने के बाद प्रसार भारती के चेयरमैन के पद पर इस समय हैं, और आज अवाम की आवाज़ में उनसे हम बातें कर रहे हैं। बातें इतनी दिलचस्प हैं कि लगातार ये विचार हो रहा है कि जब सहगल साहब बात कर रहे हैं तो बीच में मैं टोकूं या न टोकूं, तो न टोकना बेहतर लग रहा है, क्योंकि आपकी बातें इतनी रुचिकर हैं कि निश्चित रूप से दर्शकों को भी पसंद आ रही होंगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसकी फैमिली का, परिवार का, माँ बाप का बहुत रोल होता है। तो आपके यहाँ माँ बाप की जो भूमिका थी, आपको ज़्यादा डर किससे लगता था, और अनुशासन प्रिय क्या दोनों थे या एक था? नहीं देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो खुद का आपको अंदर से आता है जी। दूसरा घर का माहौल कैसा रहता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारे मध्य वर्गीय परिवार हैं जितने भी, उनमें जो बच्चे हैं उनमें एम्बिशन होता है, एम्बिशन होता है, और वो एम्बिशन ही उनको ड्राइव करता है। जो परिवार में जिस प्रकार की वो स्थिति देखते हैं उसी प्रकार से वो उनकी मानसिकता भी बनती है और उसी तरह से उनका टाइम टेबल भी रहता है। तो पेरेंट्स ने हमेशा इनकरेज किया कि भाई आप पढ़ो, और ये भी था कि भाई पूरे परिवार में तो सभी नौकरी कर रहे हैं, फादर नौकरी करते थे, तो भाई सबको नौकरी ही करनी है, तो नौकरी करनी है तो अच्छा कुछ करने की कोशिश करो। किसकी छाप ज़्यादा है आप पर, माँ की या पिता की? माँ की ज़्यादा, क्योंकि पिताजी तो नौकरी में ही रहते थे, तो माँ की ज़्यादा छाप है। हालांकि पिताजी थोड़े मतलब हम लोग से थोड़े लिबरल थे, और डिसिप्लिन तो माँ तो का ही माएँ सख्त भी होती हैं, लेकिन कभी सख्ती का सामना करना पड़ा या सहजता से निपट गया? वो चीज़ें देखो ऐसा होता है जी। कि आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो पुरानी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए।
हाँ, नहीं, लेकिन ये है कि हाँ वो जैसे सभी माएँ हैं वैसी जो अपने बच्चों को पालती हैं जी, वैसे ही, जी, लेकिन हाँ उनकी मेहनत देख के लगता था, क्योंकि जैसे मेरी आदत थी कि मैं आजकल बच्चों को देखता हूँ कि रात भर जागते रहेंगे और सुबह सोते रहेंगे बहुत देर तक, ये ऐसे नहीं होता है। तो मेरी आदत ये थी कि मैं 10 बजे रात में सो जाता था और सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेता था, क्योंकि सुबह 4 बजे उठने में ये है कि आपको हर चीज़ फ्रेश मिलती है, याद हो जाता है। हाँ। तो मैं तो हमेशा से मेरी ये आदत रही है, मैं रात में नहीं पढ़ पाता हूँ। 10 बजे के बाद 10:30 बजे सो जाऊँ, सुबह 4 बजे उठो। अभी भी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, रात में देर से नहीं सोता हूँ। तो सुबह उठ के मेरे लिए चाय बनाना, बच्चों की उठाना, क्योंकि आप घर में हैं तो माँ उठेगी, चाय बनाएगी, तब आप चाय पियोगे, थोड़ा सा वो होगा। तो ये फिर उन्होंने हमारे साथ वो मेहनत भी की, ये नहीं कहा कि भाई तू अपने आप जा बना ले, या तू उठ जाए, या ऐसा कर ला वैसा कर ला। मुझे याद है एक बार हमारे स्कूल कॉलेज में 1-2 लड़के थे जो कि दिन भर घुमा करते थे, मस्ती करते थे, और फिर भी क्लास में आप कंपटीशन में रहते थे। तो मुझे लगता था यार ये सब दिन भर तो ऐसे ही मटर गश्ती करते हैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ते नहीं है, फिर भी ये इतने अच्छे नंबर क्यों पाते हैं। तो उसने बोला साहब बॉस ऐसा ही, ये 2 गोली मैं खाता हूँ रात में और पढ़ता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है। एंटी स्लीप लेते थे बच्चे तब। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा है, चलो हम भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने उससे वो एंटी स्लीप गोली ली और मैंने कहा चलो आज इसको ट्राई करते हैं। तो उसके साथ क्या है कि उसने बोला कि इससे रिएक्शन भी होता है, तो उसके साथ आपको दूध भी पीना है, एक संतरा भी खाना है। अच्छा ठीक है पूरा भैया। प्रोटोकॉल था उसके साथ। हाँ जी, अब जो भी था वो बचपन में जैसा था, तो वो जो है उस दिन जो है वो खाना खाने के बाद गोली खा ली, दूध भी पी लिया, संतरा भी खा लिया। तो इतना ज़्यादा हो गया कि अगर मैं 10:30 तक सोता था, उस दिन 10 ही बजे सो गया। हमने सोचा यार ये गोली अपनी वापस ले इसका कोई असर नहीं है। मित्रों, अवाम की आवाज़ में हम आज बात कर रहे हैं श्री नवनीत कुमार सहगल से। बातचीत का पहला सेगमेंट यहीं ख़त्म होता है। चलते हैं अब अपने दूसरे सेगमेंट की ओर। अवाम की आवाज़ के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आज मुखातिब हैं प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी से, जिन्होंने लंबा प्रशासनिक अनुभव अपने जीवन में उन्होंने जिया और अब प्रसार भारती के अध्यक्ष के पद पर विराजमान हैं। एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो आपकी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अनुभव रहे, बहुत 35 वर्ष तक आपने सेवा में आप रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप वो अनुभव हमसे शेयर करें जिसने आपको बहुत आत्मसंतुष्टि दी कि ये काम करके मुझे जीवन में बहुत आनंद हुआ और बहुत संतुष्टि मिली। देखिए 35 वर्ष का बहुत बड़ा जी कार्यकाल है, और उसमें बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, मोड़ क्या आए, ओकेजन्स आए, जहाँ पे बहुत कई परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि निर्णय न लेना दोनों ही स्थिति में कठिनाई होती, लेकिन भगवान का ऐसी कृपा रही ऐसी कि जो जब भी फैसला लेता गए वो ठीक जगह सही फैसला सिद्ध होता रहा। और मतलब मैं ये कहूँगा कि 35 वर्ष का काफ़ी एक संतोषजनक कार्यकाल बिताया, क्योंकि क्या होता है देखिए, अगर किसी भी आपके निर्णय, किसी भी आपके काम पर अगर सामने से ये आता है कि अरे साहब देखिए वो थे उन्होंने काम किया, या वो थे उन्होंने काम किया, तो खुद को संतुष्टि होती है। और वही हम लोगों के लिए सेवा में वही एक बड़ा एक तरह से गोल्ड मेडल है जी। वही एक संतुष्टि का, क्योंकि और तो कोई ऐसा संतुष्टि का मापक है नहीं। तो बहुत बार ऐसे होता है। और अब जैसे मैं ऐसे ही छोटा सा एक किस्सा दूंगा। अभी कुछ दिन पहले किसी एक ज़िले के डीएम ने मुझे मेरे फ़ोन में है एक बड़ा अच्छा मैसेज भेजा कि साहब आप 22 साल पहले यहाँ पे जिलाधिकारी थे और लोग आज भी आपको याद करते हैं कि आप लोगों के लिए कितनी तत्परता से काम करते थे, कैसे आपने जैसे आप लोगों की बात सुनते थे, कैसे आप रिस्पांस देते थे,
तो उसने लिखा कि मुझे बहुत इसका गर्व होता है और मैं भी उसी प्रकार से बनने की कोशिश कर क्या रहा हूँ। बात, वाह। तो वो संदेश बड़ा ना, जी बिल्कुल। हाँ, वो तो जैसे मैंने ये वो बहुत एफर्ट करके ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मैं सीईओ था, मैंने बनाया उसको। तो वो लोग, अरे साहब मैं आपकी सड़क पे गया था, तो मैंने मेरी नहीं है सड़क, सड़क तो सरकारी ही है, लेकिन नहीं साहब आपने बनाई थी वो, हम उसमें गए थे साहब, देखिए क्या बढ़िया है, आज भी इतनी अच्छी क्वालिटी है सड़क, बिल्कुल। गाड़ी ऐसे चलती है। तो आदमी को अच्छा लगता है कि हाँ यार देखो मैंने ये किया था। और मेरा ज़िंदगी में जितनी मैंने अभी भी, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है और मैं ये कहता हूँ हम हमारे जो युवा हैं वो भी, कि भाई आप जहाँ रहें, जिस भी स्थिति में रहें, नया सोचें और परिवर्तन करके दिखाएं, परिवर्तन फॉर द गुड। आप जैसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति है, अगर आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और जैसे हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे ही चलाते रहते हैं, तो वो तो आप, यू आर जस्ट लाइक ए डेड वुड। मैं जी, तो बिल्कुल। उसको डेड वुड मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमेशा ये मेरा प्रयास, जब भी जहाँ भी मैं रहा हूँ, ये कोशिश करूँ कि कोई परिवर्तन करके दिखाऊँ, कोई इम्प्रूवमेंट करके दिखाऊँ। तो उसी से एक जो संतुष्टि है, वो उसी से संतुष्टि एक मिलती है। ठीक बात। पब्लिक एट लार्ज, जनता के लिए कुछ भी करके दिखाएं, ताकि जो देखिए, जो आप अगर सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हैं, तो ये सेवा जो हमारी है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इस सेवा का यही एक क्या बोलते हैं, आत्मसंतुष्टि का कारक है। कारक है कि आप जी। सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान ला सकते बिल्कुल हैं। जी। अगर कोई मुश्किल में है, कोई कठिनाई में है, जिसके काम पेंडिंग है, वो घर में कष्ट है, आपके एक सिग्नेचर से, आपके एक फैसले से उसका लाइफ बदल सकती है, तो क्यों ना बदली जाए, हैं? तो वो जब बदलती है, मैं देखे, आप मुझे एक सरकार ने एक बार धर्मार्थ कार्य विभाग का काम सौंपा, तो सामान्यतः मैंने देखा था कि लोगों को लगता है धर्मार्थ कार्य विभाग क्या है यार, कुछ भी तो काम नहीं है इधर। लेकिन मैंने प्लान किया, उसमें सरकार से सब्सिडीज कराई, फिर बुजुर्गों के लिए मुफ्त में यात्रा कराई। अच्छा। और देखिएगा कितना संतोष मिलता है। मैं कई बार वो स्टेशन पे चला जाया करता था, उनको, बुजुर्गों को सी ऑफ करने या रिसीव करने, जब वो लौट के आते थे यात्रा करके, तो यात्रा करके लौट के आते थे, तो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग मुझे पकड़ के मेरा माथा चूम लेते थे कि बेटा हमारे बेटे ने तो नहीं कराया, तू हमारा बेटा है, तूने हमें दर्शन करा दिए। तो वो जो एक संतोष है ना, वो उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक बात। है ना। और उसी के लिए ये सारी जद्दोजहद है, उसी के लिए सब जो है वो कोशिश रहती है कि हाँ, हमारा कितना भी समय लगे, 10 घंटा 20 घंटा, और मुझे लगभग 18 घंटा काम करने की आदत रही है। देखिए मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखता हूँ कि इतना वो काम करते हैं, 4 से 4 घंटे से ज़्यादा वो सोते नहीं हैं, और दिन भर कोई, मतलब हमेशा जनता के बारे में सोचते हैं, हमेशा कैसे जनता के फैसले किए जाएं, कैसे मुस्कान आम आदमी के चेहरे पे लाई जाए, कैसे स्थिति को सुधारा जाए, कैसे और बेहतर किया जाए। तो वो जो एक ललक है, वो जो एक आग है, वो जलती रहनी चाहिए। ठीक बात। मित्रों, आप समझ पा रहे होंगे कि बात का मर्म ये है कि आप जिस भूमिका में हैं, आप जहां पर भी हैं, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे और फोकस्ड अप्रोच के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। हमारे साथ श्री नवनीत सहगल साहब हैं, प्रसार भारती के चेयरमैन। उनसे आज हम बात कर रहे हैं आवाम की आवाज़ में। बाहैसियत अध्यक्ष प्रसार भारती, आपका विजन और मिशन क्या है? देखिए, प्रसार भारती का एक अपनी एक उसकी एडवांटेज है कि उसकी रीच अच्छी है जी। और इस देश में उसकी एक ऐतिहासिक एक भूमिका है, लेगेसी है, पृष्ठभूमि है, एक लेगेसी है कि वो इस देश में जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो दूरदर्शन से ही शुरू हुआ जी। तो लोगों में उसकी एक पहचान है। अब क्या है कि पिछले 20 सालों से जब प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे आ गए हैं, तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया है, और उस कंपटीशन में मेरा ये मानना है समहाउ
कि दूरदर्शन थोड़ा पिछड़ गया है। तो मेरा ये प्रयास है दो चीज़ों पर, एक तो दूरदर्शन की जो रीच है उसको बढ़ाना है, और दूरदर्शन की जो हमारी रीच है वो हमारा डीडी फ्री डिश है, उसकी रीच बढ़ा के हम ला सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है वो कंटेंट इम्प्रूवमेंट पे है। कंटेंट को कैसे रुचिकर बनाया जाए, कंटेंट को कैसे स्वीकार करने लायक बनाया जाए, ताकि हम जो है वो अपना कंपटीशन कर सकें। देखिए, हमारी जो यूएसपी है, हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है कि हम जो सही खबर है वो देंगे। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने उसका लोगो जब बदला जी, तो मैंने कहा कि आप उसको अपना एक स्लोगन दीजिए। स्लोगन हमारा हुआ भरोसा सच का, कि हम जो है हमारी गुडविल हो या हमारी ये इसी से है कि भाई हम सच बताएंगे, हम सच पे काम करते हैं, हम इधर की उधर से हम लगाएंगे नहीं, हम बिल्कुल जो सही है वही बताएंगे। और कंटेंट में हम फैमिली कंटेंट देंगे, हम ऐसा नहीं, अब आप देख रहे होंगे आजकल प्राइवेट चैनल्स में भी, ओटीटी में भी ऐसा कंटेंट आता है जिसको कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते। मैं तो नहीं अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकता, तो वो वैसे कंटेंट देने से कोई मतलब नहीं है। कंटेंट होना चाहिए कि जो आप परिवार के साथ बैठ के देख सकें, क्योंकि ये जो मनोरंजन है हमारा वो एक सामूहिक उत्सव है, वो एक ऐसा नहीं है कि मैं अकेले बैठ के कहीं देख रहा हूँ। तो क्योंकि अगर आप, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पंजाब में कहावत है कि जो वंड के खाओ तो खंड खाओ, मतलब जब अगर आप बांट के खाते हैं तो वो मीठा है। तो जब एज ए परिवार आप बैठ के किसी चीज़ को, कंटेंट को एंजॉय करते हैं तो उसकी ज़्यादा ठीक बात, खुशी है। तो वो हम जो एक क्लीन और एक रुचिकर मनोरंजन जो है वो हमको देना है। और जो तीसरी मेरी प्राथमिकता है वो ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम प्रसार भारती को टॉप चैनल्स में लेके आएँ। हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और हम उसको, हमारा जो स्टाफ है वो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करने का, उन मशीनों को यूज़ करने का उनको अनुभव होना चाहिए, उनको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, उनको वो आना चाहिए, ताकि एक जो ये होता है ना कि अरे ये सरकारी है, ये वाला जो टैग है ना कि सरकारी है तो ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है। सरकारी चीज़ें अच्छी होती हैं, सरकारी चीज़ भी अच्छी हो सकती है, और ये सरकारी चैनल भी अच्छा हो सकता है, ये निजी चैनलों को, प्राइवेट चैनलों को कंपटीशन दे सकता है। उसी पे ये मेरा अल्टीमेट जो है वो ध्येय है कि इसको हम वैसा एक चैनल बनाएं। अच्छा, तीन बातें कही जाती हैं, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। नंबर 1 पर सूचना, नंबर 2 पर शिक्षा और नंबर 3 पर मनोरंजन। आप इन तीनों में तारतम्य या समन्वय कैसे बैठाने का सोचा आप? नहीं, देखिए, हमारा जो डीडी न्यूज़ है वो तो सूचना का ही है, उसमें मनोरंजन नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज दैट्स ए स्पेसिफिक सूचना। लेकिन सूचना को शिक्षा के साथ जोड़ना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को सही समय पे सही विषयों के बारे में जानकारी देनी है, और वो हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से दे सकते हैं, और दे भी रहे हैं और देना भी है, वो हमारा लक्ष्य है। मनोरंजन के हमारे जो और हैं, जैसे डीडी नेशनल है या और दूसरे हमारे चैनल हैं, या अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आएगा, वो सब प्योरली मनोरंजन के हिसाब से हैं, और उनमें मनोरंजन आएगा। और शिक्षा के लगभग 40 चैनल हमारे शिक्षा के ऑलरेडी चल रहे हैं, और शिक्षा के उसके साथ, परंतु डीडी न्यूज़ के माध्यम से ही ये होता है। और प्लस जो सामाजिक शिक्षा है वो डीडी नेशनल के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम करके कि जो सामाजिक समस्याओं को उजागर भी करें और उनके हल भी बताएं, और उनके बारे में आम जन को, समाज को जागृत करें, वो उसका वो हिस्सा होगा। तो एक पूरा एक समावेश करके सब चीज़ का एक चला जाएगा। मित्रों, आज अवाम की आवाज़ में हम बातचीत कर रहे हैं श्री नवनीत कुमार सहगल जी से, जो अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए जाने गए एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो जिस पद पर रहे, वो जिस भी पद पर रहे हों, जिस विभाग में भी रहे हों, वहाँ पर अपनी नवोन्मेषी सोच के लिए जाने गए हैं, और अब प्रसार भारती में हैं। अच्छा, प्रसार भारती के जो क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए, जैसे लखनऊ की ही बात करूं तो लखनऊ 50 वर्ष पुराना केंद्र है, इस वर्ष अपनी 50वीं जयंती मनाने वाला है। तो ये केंद्र जो स्थापित किए गए थे, लखनऊ, जयपुर, पटना, भोपाल, चंडीगढ़, पोर्ट ब्लेयर,
इन केंद्रों को स्थापित करने के पीछे मंशा थी कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा जो है, कृषि है, स्वास्थ्य है, खेल है, कला है, साहित्य है, इनको एक तरीके से उनको संबल दिया जाए, तो उसके बारे में क्या विचार आप? देखिए, मैंने जो पाया है, मैंने जो सबकी मैंने शुरू में जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मैं रीजनल सेंटर्स पे भी गया, यहाँ भी गया, पटना गया, श्रीनगर गया, कलकत्ता गया, अब महाराष्ट्र गया, बम्बई गया। तो ये मेरा ये जानने का प्रयास था कि कैसी ये भी स्थिति है और क्या हो सकता है। तो मैंने ये पाया है कि देखिए, दो चीज़ें हैं यहाँ लखनऊ के लिए। तो ये है कि ये चूँकि ये हिंदी है तो ये मेन स्ट्रीम चैनल के हिसाब से माना जाएगा, परंतु कई जगह दूसरी भाषाएं हैं, बंगाली है, मराठी है, आपका दक्षिण भारतीय भाषा, हाँ दक्षिण, कन्नड़ है, तमिल है। तो बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये है कि इन चैनलों के माध्यम से हमारे जो रीजनल चैनल हैं, हम वो जो क्षेत्रीय भाषा है उसका उन्नयन हमको करना चाहिए और हमारे सारे कार्यक्रम उस क्षेत्रीय भाषा में आने चाहिए। जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो तो जैसे दिल्ली से आएंगे जैसे आएंगे, परंतु जो बाकी कार्यक्रम है जी, वो स्थानीय भाषा में आने चाहिए। और हमारा तो जो लॉन्ग टर्म मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये जो हैं ये अपने आप में एक केंद्र बने, एक फुल फ्लेज केंद्र बने। अभी क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ कि जो कि इनको सहमति दिल्ली से यहाँ से वहाँ से लेनी पड़ती है, वो काफ़ी अधिकार यहाँ पे होने चाहिए। रीजनल फिल्म्स को चलाने का, रीजनल फिल्म्स को ख़रीदने का, रीजनल कार्यक्रम बनाने का, ये सारे जो अधिकार हैं वो यहाँ पे रीजन में होने चाहिए। परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो एक प्रॉफिट सेंटर वाला अप्रोच है वो भी हमको आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये जो हमारे रीजनल सेंटर हैं वो एक ऑटोनमस और एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट के रूप में काम कर सकेंगे। तो दोनों काम साथ साथ होंगे, अधिकार भी दिए जाएं और अपेक्षा भी हो कि भाई आप ठीक है, आपको हम स्थानीय कार्यक्रम, स्थानीय फिल्म, ये सब का अधिकार दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपको राजस्व भी लाना है ताकि चले भी, केंद्र भी चलें, साथ साथ चलें। तो इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नेशनल लेवल पे हम चलाते हैं वो एक सिंगल हिंदी या अंग्रेजी भाषा में हो जाता है, परंतु क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट करना है और क्षेत्रीय जो हमारी कल्चर है, संस्कृति है, उसको भी प्रमोट करना है। और हमारी जो आम आदमी तक पहुंच है वो उसकी स्थानीय भाषा में ही आ सकती है। तो इसलिए उसको तो ये हमारे रीजनल सेंटर्स को तो हमारे लक्ष्य में है, मेरे प्रोग्राम में है कि इसको हम आगे और बेहतर करेंगे और प्रमोट करेंगे। आपका खेलों से बहुत ताल्लुक़ रहा, आपने बताया भी बास्केटबॉल खेला आपने, क्रिकेट खेला आपने, और उत्तर प्रदेश में कई खेल संघों के आप अध्यक्ष भी हैं। तो डीडी स्पोर्ट्स भी एक चैनल है अपना, तो उसके बारे में क्या विजन है आपका? देखिए, डीडी स्पोर्ट्स का हम लोग एक बड़ा अच्छा चैनल है, उसको हम टाई अप कर रहे हैं कि सभी जो हमारे खेल संघ हैं उनसे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं कि उनके जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं वो हम लाइव टेलीकास्ट करें, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर की हैं जैसे क्रिकेट का है या डेविस कप है, टेनिस का है, या हमारा जो हॉकी के हैं, ये सब को हम सामने लाएं। प्लस इसके साथ साथ जो नॉन कन्वेंशनल जो पुराने हमारे हैं, योगा है, तो अभी जैसे योगा लीग होगी वो हम योगा लीग चलाएंगे। तो उद्देश्य ये है कि डीडी स्पोर्ट्स को हम जो हमारे जितने भी देश में स्पोर्ट्स की इवेंट्स हो रहे हैं जो एक लेवल पे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं, कॉम्पिटिटिव स्टेज पे हैं, उनका हम लाइव कवरेज करके उस चैनल को एक अच्छा, एक वाइब्रेंट स्पोर्ट्स का चैनल बनाएं। अच्छा, एक चर्चा होती है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, हम NHK की बात करें, हम कोरियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की बात करें, हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें, तो वो एक बहुत ही विकसित संस्थाएं हैं और जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वहाँ पर वो बहुत तरीके और सलीके से उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि उन्हें कंटेंट क्रिएट करना होता है। भारतवर्ष में हमारे यहाँ जो लोक सेवा प्रसारक की भूमिका है उसमें कंटेंट कई तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाम भारतीय स्तर, दोनों को आप जब तौल कर देखते हैं तो आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं? नहीं, देखिए, दो बिंदु हैं। एक तो हमारा जो डोमेस्टिक चैनल्स हैं, फिर एक ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सोचना है और उन्होंने कहा भी है और हम लोग भी उसी लाइन में हैं कि दुनिया को ग्लोबल लेवल पे हम भारत की क्या पिक्चर हम पोस्ट करते हैं, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय चैनल जो होना चाहिए वो हमने डीडी इंडिया जो शुरू हुआ है उसकी हम उस पर स्ट्रेंथनिंग पे काम हो रहा है, कैसे उसका कंटेंट क्रिएट होगा।
ताकि हम देश जो इतनी तरक्की कर रहा है, देखिए पिछले 10 सालों में देश ने कितनी तरक्की की है। आज ही सुबह अखबारों में था कि साहब जो है भारत का जो जीडीपी है वो 2031 तक दुगना हो जी जाएगा। बिल्कुल। तो दुगना हो जाएगा तो जो ग्रोथ रेट है वो हमारी ग्रोथ रेट औसतन 7 से 8% तक आएगी, जो कि दुनिया में किसी देश में नहीं है। किसी देश में इतना ग्रोथ रेट नहीं है। और ग्रोथ रेट, यही ग्रोथ रेट जब चलती रहेगी कंसिस्टेंटली, ये आगे तक चलेगी, तो देश में युवाओं के लिए नौकरियां पैदा होंगी, देश में रोज़गार बढ़ेंगे, देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा। तो अभी भी आप जानिए कि आप विदेश में जाइए, अभी भी कई जगह पे भारत की जो परिकल्पना है वो सांप और बीन वाली है और हाथी वाली जी है। जी उस परिकल्पना को हटाना है। जी बिल्कुल। तो उस परिकल्पना को हटा के बताना है कि हम एक विकसित देश हो रहे हैं। बिल्कुल। हम भी टेक्नोलॉजी में हम किसी भी दुनिया में किसी देश से पीछे नहीं है। तो वो जो हमारी ग्लोबल विंडो है वो हमारा डीडी इंडिया है, और उस पर ही एक कंसल्टेंट की अभी रिपोर्ट आ भी गई है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की छवि है वो सही उसमें जाए, वो सही तरह से सबको प्रोजेक्ट हो, लोग जाने कि भारत अब तरक्की करता हुआ देश है और कहाँ तक पहुँच गया है, अब वो पुराना देश नहीं रहा है। तो इसलिए उस कंटेंट पे भी हमको काम करना है और उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं। और 2047 में जब हम आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहे होंगे, जो विकसित भारत की परिकल्पना माननीय प्रधानमंत्री की है, ब्रॉडकास्टिंग को भी हमें उसी दृष्टिकोण से 2047 में हमारी ब्रॉडकास्टिंग कहाँ होगी वो भी हमें सोचना पड़ेगा। देखिए, विश्व स्तर की ब्रॉडकास्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी आपको चाहिए और कंटेंट क्रिएटर्स चाहिए, दोनों पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी, हमारे बीच कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? जी बोलें, खड़े हो जाएं, अपना सवाल पूछें। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम मिथिलेश कुमार चौधरी है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि प्रसार भारती में युवाओं के लिए क्या अवसर हैं? बैठिए। देखिए, हमारे कई जगह पे युवाओं को अवसर अब उपलब्ध हैं। पहले तो हमने पूरे देश में स्टिंगर्स रखे हुए हैं जो कि हमारे लिए सूचनाएं इकट्ठी करते हैं। फिर उसके बाद प्रोग्राम क्रिएटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। फिर जो प्रोग्राम प्रोड्यूस होते हैं उनमें एक्टिंग, उसमें जो है वो विभिन्न भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं आप उसमें निभा सकते हैं। फिर हमारा सोशल मीडिया भी अब हम एक्टिव कर रहे हैं, जिसमें हम युवाओं को जोड़ेंगे, उसका उनको भुगतान होगा। तो ये जो पांचवा जो हम जॉब पे लेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, अभी और भी लोग ले रहे हैं, समय समय पे जो है वो युवाओं को साथ रखते रहेंगे। हमारे विभिन्न जितने चैनल हैं, अब चाहे आप डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल, डीडी भारती, डीडी किसान, डीडी स्पोर्ट्स, ये तो मुख्य चैनल हैं। लेकिन फिर इतने सारे जो रीजनल हैं, सब जगह पे जैसे 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 प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, जैसे और वैसे वैसे रोज़गार के भी अवसर मिलेंगे। फिर युवाओं को अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म भी हम दे रहे हैं। अभी मैं रीजनल सेंटर यहाँ भी पिछली बार जब आया था तो मैंने कहा कि जो यूथ का एक हर रोज़ 40 मिनट से 1 घंटे का एक प्रोग्राम युवाओं पे आना चाहिए। युवाओं के भविष्य में क्या उनकी योजनाएं हो सकती हैं, स्टार्टअप है, जैसे स्वरोजगार की बहुत योजनाएं हैं देश में, भारत सरकार बहुत चलाती है, राज्य सरकारें चलाती हैं। बहुत सारे हमारे युवाओं को जानकारी ही नहीं हो पाती है। तो वो स्वरोजगार की इतनी योजनाएं हैं, उनके बारे में बताएं। फिर युवाओं को एक मंच दें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, कि वो आए बताएं उनको क्या उनके लिए नियोजन करे सरकार, क्या आवश्यकताएं हैं। तो बहुत युवाओं को तो बहुत मौके, हम बहुस्तरीय मौके हैं। और कोई प्रश्न? अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। जी बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा चतुर्वेदी है। जैसा अभी आपने सर बताया, OTT पे जो अनफेमिलियर कंटेंट होता है उसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? थैंक यू। देखिए, वो तो हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो उसको देखता है भी है, और बहुत सी बार ऐसा कंटेंट रोका भी जाता है। परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि जब बाज़ार में अच्छा कंटेंट आएगा, बाज़ार में फैमिली परिवार को देखने वाला कंटेंट बजे, लोग अपने आप उसको अवॉइड करेंगे, उसको छोड़ेंगे। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, अगर अच्छा कंटेंट नहीं है तो लोग उसी को देखेंगे, लेकिन अगर हम ऑल्टरनेटिवली अच्छा कंटेंट देंगे तो लोग उस अच्छे कंटेंट पे आएंगे। तो धीरे धीरे लोगों को वहाँ से
हटाना पड़ेगा, वहाँ से लाना पड़ेगा। बाकी कानूनन जो भी कार्रवाई है वो हमारा मंत्रालय करता है, वो आगे करता भी रहेगा। परंतु हमारा ये प्रयास है कि हम अच्छा कंटेंट दें, एक परिवार साथ में बैठ के वो मनोरंजन उनका हो सके, ये हमारा प्रयास है। मित्रों, अवाम की आवाज़ में आज हम बात कर रहे थे प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत कुमार सहगल जी से, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के अधिकारी रहे। 35 वर्षों तक उन्होंने प्रशासनिक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और इस समय प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका पूरा जीवन काल, आपकी बातें निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। तो इन 4 पंक्तियों के साथ कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। हम बहुत धन्यवाद देते हैं श्री नवनीत कुमार सहगल जी को हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने घरों में बैठकर दूरदर्शन को देख रहे हैं, सराह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।